स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल इंजीनियर्स गेटवे पर। आज फंडामेंटल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम यूनिट 5 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने मैकाट्रॉनिक्स का जो पार्ट था वो निपटा दिया था। अब लेक्चर नंबर जो 3 है इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम। ये पूरा का पूरा आपका जो है ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपका। इसके अंदर इसे हम 2 लेक्चर में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 आज पढ़ाएंगे हम आपको, पार्ट 2 अगले लेक्चर में जो 4th लेक्चर होगा उसमें कवर करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ मैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम में ये जो होता है ये थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट होता है। थ्योरी ऑफ मशीन का पार्ट होता है कि मशीन की जो थ्योरी होती है उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में इसमें पढ़ाया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो पहला टॉपिक है आपका वो है काइनेमेटिक लिंक। क्या है? काइनेमेटिक लिंक। तो सबसे पहले काइनेमेटिक लिंक को समझेंगे कि काइनेमेटिक लिंक क्या है आपका। देखिए, ईच पार्ट ऑफ ए मशीन विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट ऑफ सेम मशीन इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक और सिंपली लिंक और एलिमेंट। यानी मशीन का प्रत्येक पार्ट विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट ऑफ सेम मशीन, जो सेम मशीन के दूसरे पार्ट से दूसरे पार्ट के रिलेटिव में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है। जो दूसरे सेम मशीन के दूसरे पार्ट के रिलेटिव में मोशन कर रहा है वो पार्ट आपका क्या कहलाएगा? वो पार्ट कहलाएगा काइनेमेटिक लिंक, सिंपली लिंक या एलिमेंट, जो मोशन कर रहा है। क्लियर है? तो इसलिए हमने कहा है ईच पार्ट ऑफ ए मशीन विच मूव रिलेटिव टू सम अदर पार्ट ऑफ सेम मशीन इज नोन एज काइनेमेटिक लिंक, सिंपली लिंक और एलिमेंट। यानी आपका जो काइनेमेटिक लिंक है वो मशीन के किसी ना किसी एलिमेंट के रिलेटिव में मोशन करेगा। क्लियर है? तो देखिए, ए लिंक मे कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट विच आर रिजिडली फास्टेंड टुगेदर सो डैट दे डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन अनदर। यानी जो आपके जो लिंक है, जो आपका काइनेमेटिक लिंक है, वो भी बहुत सारे पार्ट से मिलकर बना हुआ हो सकता है। ठीक है नहीं? ऐसा नहीं है कि वो एक ही पार्ट हो, उस लिंक में एक या एक से ज़्यादा पार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन वो पार्ट आपस में एक दूसरे के रिलेटिव में कोई भी मोशन नहीं करेंगे। क्लियर नहीं? वो पार्ट एक दूसरे के रिलेटिव में कोई मोशन नहीं करेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपकी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी दौड़ रही है और ये आपकी दौड़ रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो उनका रिलेटिव मोशन हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया कि भाई ये 40 से दौड़ रही है, 60 से, तो दोनों का डिफरेंस 20 आ गया। यानी ये वाली गाड़ी इसके रिलेटिव 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। अगर इसके रिलेटिव में से देखूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। और कोई अगर स्टैटिक चीज़ है जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 है, तो ये इसके रिलेटिव कितनी दौड़ रही है? वो दौड़ रही है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है नहीं? तो लिंक में क्या होगा? जैसे कि 2-3 एलिमेंट है आपके लिंक के अंदर इस तरह से, तो जितना ये पूरा का पूरा एक लिंक है, तो जितना इसके अंदर मूवमेंट होगा इतना ही इसके अंदर मूवमेंट होगा और उसी वेलोसिटी से इसके अंदर मूवमेंट होगा। यानी सबकी वेलोसिटी लगभग सेम रहेगी, लगभग क्या पूरी सेम ही रहेगी। ठीक है नहीं? इसमें क्या होगा? सभी की वेलोसिटी सेम रहेगी, तो एक दूसरे के रिलेटिव इनकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है नहीं? वही बात इसने कही है कि ए लिंक में कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्ट विच आर रिजिडली फास्टेंड टुगेदर सो डैट दे डू नॉट मूव रिलेटिव टू वन अनदर। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन पिस्टन रोड एंड क्रॉस हेड, पिस्टन रोड और क्रॉस हेड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एक लिंक है। ठीक है? और जो कनेक्टिंग रोड, बिग एंड स्मॉल एंड बियरिंग कंस्टिट्यूट ए सेकेंड लिंक, ये दूसरा लिंक है आपका। और क्रैंकशाफ्ट और फ्लाई व्हील, ये तीसरा लिंक है। और उसके बाद सिलेंडर, इंजन फ्रेम एंड मेन बियरिंग, ये आपका 4th लिंक है। यानी जो आपका रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन या आईसी इंजन होता है उसमें आपके कितने लिंक होते हैं? 4 लिंक होते हैं। कैसे कैसे? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, ये आपका पिस्टन है, पिस्टन रोड, और ये आपका क्या नाम? क्रॉस हेड। पिस्टन और क्रॉस हेड जो यहाँ पर ये है, ये पूरा का पूरा एक लिंक है। ये पूरा का पूरा एक लिंक है। ठीक है नहीं? उसके बाद क्योंकि इस जो पिस्टन के अंदर मूवमेंट होगा वही मूवमेंट आपका पिस्टन रोड के अंदर होगा, वही क्रॉस हेड के अंदर होगा। क्लियर है? उसके बाद ये है आपकी कनेक्टिंग रोड। ये क्या है? कनेक्टिंग रोड। ये क्या है? कनेक्टिंग रोड। देखिए, ये पहले तो आप लिंक फर्स्ट अच्छी तरह समझ लीजिए। ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन रोड हो गई आपकी, और ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्रॉस हेड है पूरा का पूरा।
जो क्रॉस हेड आपका यहाँ से यहाँ तक इसे जोड़ रहा है। तो जितना मोशन क्रॉस हेड में होगा उतना ही पिस्टन रोड में होगा, उतना ही पिस्टन में होगा। ये लिंक 1 आ गया। उसके बाद जो ये कनेक्टिंग रोड आपको नजर आ रही है, कनेक्टिंग रोड यहाँ पर स्मॉल एंड बियरिंग से जुड़ी हुई है, इधर जुड़ी हुई है बिग एंड बियरिंग से, ठीक है नहीं। जिधर ये क्रॉस हेड से जुड़ी हुई है, पिस्टन से जुड़ी है, वो स्मॉल एंड बियरिंग, और जिधर ये क्रैंक से जुड़ी हुई है वो बिग एंड बियरिंग होगा, ठीक है नहीं। तो ये जो है ये आपका सेकंड लिंक है। जितना मूवमेंट बिग एंड बियरिंग में होगा उतना ही मूवमेंट किस में होगा, स्मॉल एंड बियरिंग में होगा, उतना ही कनेक्टिंग रोड में होगा। और तीसरा जो हेड है आपका वो ये है क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, और जो उसके ऊपर फ्लाई व्हील लगा हुआ है ये तीनों, ये तीसरा लिंक है। और चौथा लिंक बचेगा आपका सिलेंडर जो कि स्टैटिक है, और उसका ये फ्रेम जो कि स्टैटिक है। तो कुल मिला के इसके अंदर 4 लिंक है। कितने लिंक है? 4 लिंक है, ठीक है। तो ये था आपका काइनेमेटिक लिंक। नेक्स्ट आता है जी काइनेमेटिक पेयर। क्या आता है? काइनेमेटिक पेयर। तो पेयर से ही पता चल रहा है, देखो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2 काइनेमेटिक लिंक का जोड़ा। 2 काइनेमेटिक लिंक अगर आपस में मिल जाए तो वो मिलकर क्या बनाएंगे? काइनेमेटिक पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए द 2 लिंक और एलिमेंट ऑफ ए मशीन व्हेन इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर आर सेड टू फॉर्म ए पेयर इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज इन ए डेफिनिट डायरेक्शन द पेयर इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। यानी अगर हम 2 लिंक को आपस में जोड़ दें तो वो क्या बनाएगा? वो पेयर कहलाएगा। 2 लिंक को आपस में जोड़ेंगे तो उससे बनेगा पेयर। काइनेमेटिक पेयर नहीं बनेगा, पेयर बनेगा। और उन पेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, अगर वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वो कहलाएगा काइनेमेटिक पेयर। डेफिनिट डायरेक्शन का मतलब होता है पहले ही प्री डिटरमाइन होगा कि ये इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा और वो बार बार उसी डायरेक्शन में मोशन करता रहेगा, ठीक है नहीं। तो अगर आपकी जो डायरेक्शन है वो डेफिनिट है तो वो पेयर आपका क्या कहलाएगा? काइनेमेटिक पेयर कहलाएगा। जैसे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, एक लिंक आपका ये रहा, एक लिंक ये रहा। तो 2 काइनेमेटिक लिंक आपने जोड़े, क्या बन गया? काइनेमेटिक पेयर बन गया। अब ये दो क्या करेंगे? एक दूसरे के रिलेटिव मोशन करेंगे और एक डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन इनके अंदर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है देखिए आपका काइनेमेटिक चैन। छोटे छोटी सी डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। काइनेमेटिक चैन देखिए नाम से पता चल रहा है कि जब 2 को मिला दो तो पेयर हो गया, अगर 2 से ज़्यादा को मिला दूँ तो क्या बन जाएगा? काइनेमेटिक चैन बन जाएगी। अगर 2 से ज़्यादा लिंक में मिला दूंगा तो क्या बन जाएगी? काइनेमेटिक चैन बन जाएगी। तो देखिए एक काइनेमेटिक चैन में बी डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर join in such a way that each link form a part of 2 pair and the relative motion between the link or element is in definite direction। यानी अगर मैं 2 पेयर को जोड़ दूं, ठीक है नहीं, अगर मैं 2 काइनेमेटिक पेयर को आपस में जोड़ दूं तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो कहलाएगा काइनेमेटिक चैन। क्लियर नहीं? तो इसमें क्या जुड़ेंगे? इसमें 2 पेयर का कनेक्शन होगा, 2 पेयर का कनेक्शन होगा, और जो पेयर होगा आपका वो एक दूसरे के रिलेटिव क्या करेगा? डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द क्रैंक शाफ्ट ऑफ एन इंजन फॉर्म ए काइनेमेटिक पेयर विद द बियरिंग विच आर फिक्स इन ए पेयर। द कनेक्टिंग रोड विद द क्रैंक फॉर्म ए सेकंड काइनेमेटिक लिंक एंड द पिस्टन एंड द कनेक्टिंग रोड फॉर्म ए थर्ड पेयर एंड द पिस्टन विद द सिलेंडर फॉर्म ए फोर्थ पेयर। द टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लिंक इज ए काइनेमेटिक चैन। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं काइनेमेटिक लिंक की बात कर रहा था, तब मैंने बताई थी। देखिए यहाँ पर पिस्टन रोड और ये क्रॉस हेड, ये मिला के, ये तीनों मिलके एक लिंक बना रहे हैं। ये हो गया जी लिंक 1। उसके बाद ये ये कनेक्टिंग रोड है, ये लिंक 2 हो गई। ये लिंक क्या हो गई? 2 हो गई। उसके बाद ये जो है आपका ये क्रैंक शाफ्ट और फ्लाई व्हील, ये लिंक 3 आ गया आपका, ये लिंक 2 आ गया। और जो ये आपका इंजन फ्रेम है और आपका सिलेंडर है जो स्टैटिक है, जो अपनी जगह पर फिक्स है, जो मोशन नहीं कर रहा है, ये लिंक 4 आ गया। अब देखिए लिंक 1 और 2 ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, और लिंक 3 और लिंक 4 ये दोनों एक पेयर बना रहे हैं, ठीक है नहीं। तो एक पेयर आपका ये हो गया, एक पेयर आपका ये हो गया, ठीक है नहीं। और एक पेयर आप 2 और 3 का भी बना सकते हैं। एक पेयर तो बन गया 1 और 2 का, एक बन गया 2 और 3 का, एक बन गया 3 और 4 का। तो ये तीनों पेयर आपस में क्या है? कनेक्ट है और एक दूसरे के रिलेटिव क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो इसे मैं काइनेमेटिक चैन भी कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? काइनेमेटिक चैन कह सकता हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए काइनेमेटिक चैन भी एक ओपन चैन होती है, क्लोज चैन होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये क्लोज चैन है, यहाँ पर एक पेयर आपका ये है इन दोनों को मिला के, और एक पेयर आपका इन दोनों को मिला के, ठीक है नहीं। तो मैंने क्या कर दिया? बेस फिक्स कर दिया इनका। अगर इनका बेस फिक्स है तो क्या होगा? अगर बेस फिक्स होगा तो ये आपकी क्लोज काइनेमेटिक चैन कहलाएगी, यानी इसका पहला सिरा और दूसरा सिरा दोनों क्या है? दोनों फिक्स है।
यानी पहला और लास्ट दोनों सिरा आपके फिक्स हो जाएंगे, और इसका जो मोशन होगा वो एक दूसरे के रिलेटिव रहेगा। आप इसमें मोशन करेंगे तो इसमें भी मोशन होगा, इसमें भी मोशन होगा, ठीक है नहीं। इसी तरीके से अगर पेयर ही है, देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे जो चैन है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये तो फिक्स हो गया, तो एक लिंक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है नहीं। यानी लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी तरह का मोशन नहीं होगा, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रक्चर कहलाएगा। और अगर आपका एक लिंक, तो जो पहला लिंक है वो तो फिक्स है, और दूसरा लिंक आपका जो है, जो दूसरा जो लिंक है, दूसरा जो लास्ट लिंक है, लास्ट लिंक आपका क्या है, वो फिक्स नहीं है, तो उस कंडीशन में उसे कहेंगे ओपन काइनेमेटिक चैन। क्या कहेंगे, ओपन काइनेमेटिक चैन कहेंगे। तो ये इतना ध्यान रखना है बस कि अगर किसी भी चैन का पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों फिक्स हैं तो वो क्लोज काइनेमेटिक चैन होगी, और अगर एक फिक्स है एक फिक्स नहीं है तो वो ओपन काइनेमेटिक चैन होगी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका कैम एंड फॉलोवर। कैम एंड फॉलोवर, अब इसे अच्छे से समझिएगा भाई, कैम एंड फॉलोवर क्या होती है। देखिए कैम और फॉलोवर दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन होते एक ही जगह यूज है, होते एक ही जगह यूज है। कैम एंड फॉलोवर के थ्रू हम करते क्या है, देखिए कैम करती है रोटरी मोशन, कैम के अंदर कैसा मोशन होता है, रोटरी मोशन होता है, और फॉलोवर के अंदर रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। यानी कैम एंड फॉलोवर की हेल्प से हम रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करते हैं। पहली चीज तो ये है, कैम एंड फॉलोवर की हेल्प से हम रोटरी मोशन को किस में कन्वर्ट करते हैं, हम रोटरी मोशन को कन्वर्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन में, ठीक है। एक चीज ये आ गई। दूसरी चीज ये आ गई कि जहां हमें एक परमानेंट मोशन नहीं चाहिए, जहां हमें एक परमानेंट मोशन ना चाहिए, जैसे कि आपका कोई मोशन हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है नहीं, अगर हमें लगातार मोशन नहीं चाहिए, एक इंटरमीडिएट मोशन चाहिए, एक टाइम के बाद मोशन चाहिए, उस जगह हम कैम एंड फॉलोवर का यूज करेंगे। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में, समझाते हैं आपको अच्छे से। देखिए एक कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म इज ए प्रोफाइल्ड शेप माउंटेड ऑन ए शाफ्ट दैट कोज ए लीवर और फॉलोवर टू मूव, ठीक है। देखिए ये आपकी शाफ्ट है जो नीले कलर की आपको नजर आ रही है, ये जो नीले कलर की नजर आ रही है क्या है, ये आपकी शाफ्ट है। इस शाफ्ट पर ये जो आपकी लगी है वेज शेप कैम, ये किसी भी शेप की हो सकती है, जरूरी नहीं कि यही शेप हो। इसकी शेप ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, या ऐसी भी हो सकती है, किसी भी तरह की शेप हो सकती है, ठीक है नहीं। अब ये इसका सेंटर है शाफ्ट का, ये शाफ्ट का सेंटर है, जिस सेंटर के अबाउट, जिस सेंटर के एक्सिस आपका ये जो वेज शेप कैम है ये रोटेट कर रही है। ये अभी यहाँ है, ये थोड़ी देर में आपकी यहाँ पहुँच जाएगी, ऐसे करके पहुँच जाएगी, नहीं पहुँच जाएगी, कुछ थोड़ी देर में फिर ये आपकी जो है ये कैम आपकी यहाँ पहुँच जाएगी इस तरह से। तो ये इस तरह से यहाँ रोटेट करती रहेगी ऐसे सर्कुलर जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये ऊपर लगा हुआ है फॉलोवर, जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये फॉलोवर है। ये क्या है, ये फॉलोवर है। आप अगर देखें थोड़ा सा इसकी वर्किंग को समझें कि ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला पार्ट इसका सबसे बड़ा पार्ट है, यानी जिसकी दूरी एक्सिस से ज़्यादा है, ठीक है नहीं। तो जब ये पार्ट इस फॉलोवर के कांटेक्ट में आएगा तो फॉलोवर आपको ऊपर की ओर मोशन करेगा, ऊपर की ओर मोशन करेगा। लेकिन जैसे ही ये आपकी जो प्रोफाइल है, जो कैम प्रोफाइल है, ये इधर की तरफ मोशन करना शुरू करेगी इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये वाला जो ये डिस्टेंस है इसकी, ये घटती चली जाएगी आपकी, ये वाली डिस्टेंस घटती चली जाएगी। जब ये डिस्टेंस घटेगी तो क्या होगा, ये फॉलोवर आपका नीचे की तरफ मूव करने लगेगा, ठीक है नहीं। और जब डिस्टेंस इसकी बढ़ती चली जाएगी तो फॉलोवर आपको ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है नहीं। तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उतना ही मोशन मिलेगा कि ये ऊपर इतनी पोजीशन जा सकता है, नीचे इतनी पोजीशन पर जा सकता है, ठीक है नहीं। और एक टाइम के लिए मिलेगा, ऐसा नहीं है कि भाई आपको जो है इसमें लगातार ही मोशन मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ समय के लिए आपको इसमें मोशन मिले ही ना, ठीक है नहीं। तो ये आपके अकॉर्डिंग कि आपको कितने समय के लिए मोशन चाहिए, कितनी दूरी ऊपर करना है, कितनी दूरी नीचे मोशन करना है, उसके हिसाब से ही आप क्या करते हैं, इस कैम की जो शेप है उसे डिजाइन करते हैं। और आप कैम की शेप को जैसे डिजाइन करेंगे उसी तरीके से आपको मोशन मिलता रहेगा, ठीक है नहीं। यहाँ फॉलोवर में हम स्प्रिंग लगा के रखते हैं क्योंकि इसमें शॉक अवेलेबल ना हो, आपको जो है शॉक इसमें जनरेट ना हो, शॉक से बचाने के लिए हम इसमें स्प्रिंग लगा के रखते हैं। ये जो गाइड दिया गया है हरे रंग का, ये गाइड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो फॉलोवर है आपका, ये इसी के बीच में मोशन करेगा, ये इधर उधर मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए कैम आर यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी टू लीनियर मोशन। कैम किस लिए यूज होती है, रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। एज द कैम रोटेट द फॉलोवर राइज एंड द फॉल्स इन ए प्रोसेस नोन एज रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जब कैम रोटेट करेगी
तो रोटेट करने पर जो आपका फॉलोवर है वो क्या करेगा, वो ऊपर और नीचे मोशन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है नहीं। तो जो ऊपर नीचे मोशन करेगा वही मोशन आपका क्या कहलाएगा, वही मोशन कहलाएगा आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन। क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहलाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं, द मोशन ऑफ द फॉलोवर इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए प्री डिटरमाइंड पैटर्न बाई ए गाइड। जो ये गाइड है, ये गाइड क्या कर रहा है, ये गाइड इसे पाथ फॉलो कर रहा है कि किस पाथ पर इसे मोशन करना है, उसी पाथ पर ये मोशन करेगा। द फॉलोवर मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द कैम थ्रू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और बाई ए स्प्रिंग। जो आपका फॉलोवर है ये इससे कॉन्टैक्ट में कैसे आएगा, या तो स्प्रिंग की हेल्प से आएगा धीरे धीरे, या ग्रेविटी की वजह से। अगर मैं स्प्रिंग हटा दूंगा तो स्प्रिंग हटाने से क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा और ये नीचे आप जैसे यहाँ से ये आपका जो कैम है ये इधर जाएगा, जैसे ये इधर मूव करेगा तो क्या होगा, जैसे ये इधर मूव करेगा तो ये आपका जो फॉलोवर है ये ग्रेविटी फोर्स की वजह से ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। क्लियर है नहीं, तो या तो ग्रेविटी फोर्स लगेगा या फिर हम स्प्रिंग के थोड़ी से ऊपर नीचे हेल्प मिलेगी इसे होने में। तो द टोटल रेंज ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस बाय द कैम इज कॉल्ड द स्ट्रोक। आपका पिस्टन नीचे से ऊपर तक जितनी दूरी पर मूव करेगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो डिस्टेंस ट्रेवल कहलाएगी स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर। क्या कहलाएगी, स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर कहलाएगी, ठीक है। देखिए, द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ फॉलोवर will depend on the distance from the shaft supporting the cam to the upper and lower point of the rotation circle। जो इसकी रेंज है कि फॉलोवर कितनी रेंज तक आपका मूवमेंट करेगा, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड ये करेगा कि जो आपकी शाफ्ट है, इस शाफ्ट से जो आपकी जो कैम है, कैम का अपर पॉइंट, जैसे अपर पॉइंट ये है और लोअर पॉइंट आपका ये है, अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट कितनी दूरी पर है, ठीक है नहीं। अगर मान लिया मैं इस अपर पॉइंट को घटाकर यहाँ ऐसे कर दूँ तो आपका जो ये फॉलोवर है ये और नीचे आ जाएगा, और मैं इसे अगर बढ़ा दूँ तो आपका फॉलोवर क्या होगा, वो और ऊपर चला जाएगा, वो फिर उससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है नहीं। तो ये कैम की पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि कैम की पोजीशन आपकी कैसी है, उसकी शेप कैसी है। देखिए कैम कहाँ यूज होती है, कैम आर कॉमनली यूज्ड इन इंजन टू कंट्रोल वाल्व इन विच द वाल्व इज द फॉलोवर, स्विंग मशीन, चिल्ड्रन टॉय एंड मैनी अदर मैकेनिकल एप्लीकेशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा जब मैंने आईसी इंजन पढ़ाया था तो आईसी इंजन में मैंने आपको ये बताया था कि सक्शन स्ट्रोक जब होता है, सक्शन स्ट्रोक में सक्शन वाल्व ओपन होती है और डिलीवरी वाल्व बंद रहती है। उसके बाद होता है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक जिसमें दोनों वाल्व बंद रहती है। फिर होता है आपको जो है क्या नाम, पावर स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व बंद रहती है। और सबसे लास्ट में आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में फिर दोबारा से जो आपकी वाल्व होती है, एग्जॉस्ट वाल्व होती है, वो फिर दोबारा से ओपन हो जाती है, वो फिर ओपन होती है, ठीक है नहीं। अब तक वो बंद थी, फॉलोवर जो आपकी जो है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में आपकी एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाती है। यानी आपकी वाल्व ये तो सक्शन वाल्व में सक्शन वाल्व ओपन हुई और डिलीवरी वाल्व में डिलीवरी वाल्व ओपन हुई, यानी एक स्पेसिफिक टाइम में ही आपकी वाल्व ओपन हो रही है। तो वो जो वाल्व ओपन हो रही है आपकी और क्लोज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, वो फॉलोवर के मोशन की वजह से ही हो रही है। वो जो आपका वाल्व है वो वाल्व आपकी फॉलोवर कहलाती है, और उस वाल्व को जो ओपन और क्लोज कर रहा है एक टाइम के लिए, वो क्या कर रहा है, वो कैम कर रही है, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रेन रेस्ड मैकेनिक। क्या है, ट्रेन रेस्ड मैकेनिक। अब देखिए ट्रेन रेस्ड मैकेनिज्म क्या है आपका। ट्रेन रेस्ड मैकेनिज्म एक आपका इस तरह का मैकेनिज्म है जिसमें आपको जो मोशन मिलेगा वो एक टाइम के, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलेगा, जिसमें आपको पूरे टाइम के लिए मोशन नहीं चाहिए। आपको ऐसे मोशन चाहिए कि जैसे 1 सेकंड के लिए मोशन चाहिए, फिर 1 सेकंड के लिए नहीं चाहिए, फिर 1 सेकंड के लिए मोशन चाहिए, फिर 1 सेकंड के लिए नहीं चाहिए। जैसे कि आपने घड़ी की सुई देखी होगी, घड़ी की जो सुई होती है सेकंड वाली, वो कैसे घूमती है, वो चलती रहती है, रुकती रहती है, चलती रहती है, रुकती रहती है। यानी कुछ समय के लिए चलती है फिर रुकती है, कुछ समय के लिए चलती है फिर रुकती है। तो वो जो चल रही है और रुक रही है वो ट्रेन रेस्ड मैकेनिज्म की वजह से ही चलती और रुकती है, ठीक है नहीं। आपकी जो एनालॉग वॉच है, अगर आपके घर में वॉच लगी हुई है उसमें सेकंड वाली सुई है, तो आप ध्यान से देखिएगा उसे कि वो चलती है रुकती है, चलती है रुकती है। तो उसके अंदर जो मैकेनिज्म है वो ट्रेन रेस्ड मैकेनिज्म है। कैसे काम करती है देखते हैं। देखिए, ए रेस्ड मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन ए व्हील that has teeth cut out of it and a pole that follow as the wheel turn। देखिए ये क्या है, इसमें एक तो आपका व्हील होगा, जिस व्हील पर क्या होंगे, टीथ बने हुए होंगे, जैसे आपको ये नजर आ रहा है इस तरह से। ये आपका रेस्ड व्हील है, ये आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट रोटेट करेगी तो व्हील भी घूमेगा, और ये आपका इस तरह से जहाँ पर टीथ बने हुए हैं, ठीक है नहीं।
अब ये तो हो गया आपका ड्राइवर, ये जो रेच्ड व्हील है ये ड्राइवर है। अब इस ड्राइवर से आपको क्या करना है, इस ड्राइवर से जो ड्राइवर है, जो पाउल है, जो पाउल है इसे घुमाना है। अब देखिए पाउल क्या करेगा, ये जैसे ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, इसकी नोक इस तरह से बनी हुई है कि यहाँ टकरा जाती है। अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये क्या करेगा, पाउल आपका थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, थोड़ा सा पाउल ऊपर हो जाएगा कुछ समय के लिए। जब पाउल ऊपर होगा तो ये टीथ फिर ऐसा ही टीथ फिर ऊपर आ जाएगा, फिर ये टीथ के पास फिर नीचे आ जाएगा। यानी आपका पाउल इस तरह से मोशन करेगा, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। ये टीथ के साथ ऐसे ही रोटेट करता रहेगा, टीथ के साथ ये ऐसे ही ऊपर नीचे रोटेट करता रहेगा एक एंगल पर। ठीक है नहीं, जैसे मान ले, ये मान ले कि अभी पोजीशन ये है, फिर इसकी पोजीशन ये है, तो ये इसके बीच में ही ऐसे ऐसे रोटेट करता रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है नहीं, तो देखिए स्टडिंग द डायग्राम यू विल सी दैट एट द रेचिट व्हील टर्न द पाउल फॉल्स इनटू द डिप बिटवीन द टीथ। जैसे ही व्हील आपका टर्न करेगा तो जो आपका पाउल की जो नोक होगी आगे की, ये इसके जो टीथ होंगे इनके बीच में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी। ठीक है नहीं, तो द रेचिट व्हील कैन ओनली टर्न इन वन डायरेक्शन इन द केस एंटीक्लॉकवाइज। जो आपका व्हील होगा वो आपका किस डायरेक्शन में कर रहा है, वो केवल एक डायरेक्शन में मूव करेगा। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हो सकता है क्लॉकवाइज में मूव कर सकता है, जरूरी नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज में ही करे, लेकिन करेगा एक ही डायरेक्शन में, ये पक्का है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए आप, रेच्ड मैकेनिज्म आर वेरी यूजफुल डिवाइस, फॉर एग्जाम्पल दे आर यूज्ड इन मैकेनिकल क्लॉक। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घड़ी की जो सुई होती है उसमें जो सुई जो आपका मोशन करती है वो इसी मैकेनिज्म के अनुसार करती है। दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल व्हेन यूजिंग टू लिफ्ट हैवी वेट। अगर आपको हैवी वेट लिफ्ट करना हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे पाउल है, इस पाउल पर आप क्या करेंगे, हैवी वेट लटका देंगे या यहाँ पर हैवी वेट लटका देंगे और वो धीरे 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 उसे ऊपर उठाता रहेगा, उठेगा धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे क्या करेगा, ये व्हील का फोर्स लगता रहेगा पाउल पर, वो वजन आपका ऊपर उठता रहेगा। ठीक है नहीं, द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ व्हील एंड पाउल शुड बी इंक्लाइंड सो डैट डू नॉट डिसएंगेज अंडर प्रेशर। जो आपका पाउल है और आपका जो व्हील है, ये जहाँ पर ये आपका जो है क्या हो रहा है, जहाँ पर ये आपका कॉन्टैक्ट में आ रहा है, ये देख रहे होंगे कि आप एंगल में आ रहा है, ये और ये दोनों एक दूसरे के एंगल पर बने हुए हैं। ठीक है नहीं, तो इसमें एक एंगल, एक इंक्लाइनेशन जो होना जरूरी है, वरना क्या होगा, दे डू नॉट डिसएंगेज अंडर प्रेशर। वरना जैसे ही ये नीचे से ऊपर जाएगा और ये व्हील पाउल पर प्रेशर लगाएगा तो डिसएंगेज नहीं होने के। ठीक है नहीं, क्योंकि बार बार ये इंगेज हो रहा है, बार बार डिसएंगेज हो रहा है, तो उसके लिए हमें से इंक्लाइंड बनाना जरूरी है। इसीलिए देखिए मैंने पाउल को यहाँ पर क्या बनाया, इंक्लाइंड बनाया। अगर मैं पाउल को यहाँ ऐसे बना देता, इस तरह से बना देता, ठीक है नहीं, सीधा का सीधा, तो फिर ये क्या होता, फिर ये ऊपर नीचे होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका डिज़ाइन करते समय, जब हम इसे डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करते समय में भी ध्यान रखना है कि इसे जो है एक इंक्लाइंड एंगल पर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस आज के लेक्चर का, बियरिंग। ठीक है नहीं, लास्ट, इससे अगला जो लेक्चर होगा आपका लेक्चर नंबर 4, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा गियर क्या होता है और आपकी बेल्ट ड्राइव क्या होती है, वो पढ़ाई जाएगी। इसमें हम पढ़ाएंगे आपको बियरिंग, कि बियरिंग क्या है। देखिए बियरिंग आपको, आपने सुना होगा, जब आपने जब साइकिल वगैरह चलाते हैं तो साइकिल है, बाइक है, सब जगह बियरिंग यूज होती है। जहाँ भी आपकी शाफ्ट रोटेट होती है, वो जो शाफ्ट रोटेट होती है उस शाफ्ट के ऊपर बियरिंग लगा रहता है। क्या लगा रहता है, बियरिंग लगा रहता है। बियरिंग के थ्रू क्या होता है, बियरिंग के थ्रू आपकी शाफ्ट नॉर्मल और स्मूथ मोशन करती रहती है, कोई फ्लक्चुएशन उसके अंदर नहीं होता, कोई वाइब्रेशन उसके अंदर जनरेट नहीं होगी। बियरिंग में क्या होता है, बियरिंग की वजह से वो स्मूथली ऑपरेशन करता रहता है। ठीक है नहीं, तो देखिए बियरिंग आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट इम्पोर्टेंट मशीन एलिमेंट यूज्ड टू गेट डिजायर्ड मोशन। बियरिंग क्या है, बियरिंग किसी भी मशीन का सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसी भी मशीन का सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है, विच आर यूज्ड टू गेट डिजायर्ड मोशन, जो किसी भी मोशन को कराने में क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है नहीं, जैसे आपकी शाफ्ट है, शाफ्ट मोशन करती है तो उस मोशन में वो क्या होगा, डिजायरेबल होगा। इट असिस्ट विद रोटेशन, सपोर्ट शाफ्ट और लोड एंड रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू मूविंग पार्ट। ये कहाँ लगा हुआ होगा, कहाँ इसका काम होगा, विद रोटेशन, जहाँ रोटेशन हो रहा हो, शाफ्ट को सपोर्ट देनी हो या लोड को या फ्रिक्शन को रिड्यूस करना हो, वहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। ठीक है नहीं, बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स, यानी जहाँ दो मूविंग पार्ट होंगे उन दोनों के बीच में बियरिंग को यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टू रिड्यूस अनवांटेड वाइब्रेशन और डेविएशन ऑफ ए शाफ्ट ए बियरिंग इज यूज बिटवीन।
अब मैंने क्या बताया कि अगर जैसे मान लिया शाफ्ट है आपकी, इस शाफ्ट के दोनों ओर हम बियरिंग लगा देते हैं। क्यों लगाते थे कि इसके अंदर एक तो वाइब्रेशन ना हो, एक इसके अंदर डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि ऊपर नीचे इस तरह मूव ना करे, बस रोटेट कर रही है तो रोटेट ही करती रहे, ठीक है नहीं। तो बियरिंग के अंदर जब ये होगी तो एक तरह से इसके अंदर ये डेविएशन जीरो हो जाएगा, डेविएशन किसी तरह का नहीं होगा, ना ही वाइब्रेशन होगी, ठीक है नहीं। तो यू कैन फाइंड दैम एवरीवेयर फ्रॉम एयरप्लेन टू ऑटोमोबाइल एंड फ्रॉम जनरेटर टू एयर कंडीशनर। दे आर फाउंड इन द रेफ्रिजरेटर, पंप, फैन, वैक्यूम क्लीनर एटसेट्रा। यानी हर जगह जहाँ भी आपकी शाफ्ट रोटेट हो रही है, जहाँ मोशन हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, या आपका जो है लोड अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर हम बियरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ बियरिंग, कितनी तरह की बियरिंग होती है। तो दो तरह की बियरिंग होती है, देखिए। फर्स्ट आएगी बॉल बियरिंग। क्या आएगी? बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग में जो बियरिंग का साइज होगा, जो शेप होगी, वो बॉल की तरह की होगी। जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वो बड़ी हो जाती है, बस बियरिंग का साइज बहुत छोटा रहता है, ठीक है नहीं। तो देखिए, बॉल बियरिंग आर मैकेनिकली असेंबलीज दैट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग स्पेरिकल एलिमेंट दैट आर कैप्चर्ड बिटवीन सर्कुलर इनर एंड आउटर रेसिस, ठीक है नहीं। बॉल बियरिंग क्या है? मैकेनिकल असेंबलीज है दैट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग स्पेरिकल एलिमेंट, जिसके अंदर क्या होंगे? रोलिंग स्पेरिकल एलिमेंट होंगे, दैट आर कैप्चर बिटवीन सर्कुलर इनर एंड आउटर रेसिस, जो उसके इनर और आउटर रेसिस में फंसे हुए होंगे, ठीक है। दे प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ सपोर्टिंग रोटेटिंग शाफ्ट एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड स्टेशनरी मशीन मेंबर। ये क्या करेंगे? ये क्या प्रोवाइड करेंगे? दे प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ सपोर्टिंग रोटेटिंग शाफ्ट। ये क्या प्रोवाइड करेंगे? रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, एंड मिनिमाइज फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड स्टेशनरी मशीन मेंबर। और जो आपकी शाफ्ट होगी और जो स्टेशनरी मशीन मेंबर होगा, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसे भी मिनिमाइज करेंगे। बॉल बेयरिंग आर यूज प्राइमरली इन मशीनरी बट हैज शाफ्ट रिक्वायरिंग सपोर्ट फॉर लो फ्रिक्शन रोटेशन, ठीक है। बॉल बेयरिंग कहाँ यूज होगा? प्राइमरीली वहाँ यूज होगा मशीन में, दैट हैज शाफ्ट रिक्वायरिंग सपोर्ट फॉर लो फ्रिक्शन रोटेशन। जहाँ पर आपका फ्रिक्शन लो होगा वहाँ पर हम बॉल बेयरिंग का यूज करेंगे, ठीक है। दे आर सेवरल कॉन्फ़िगरेशन। बॉल बेयरिंग आर स्टैंडर्डाइज्ड टू परमिट इंटरचेंजेबिलिटी। जो अब अगर आपको बॉल बेयरिंग को चेंज करना है तो उसे चेंज करने के लिए उसका स्टैंडर्ड होता है, एक साइज होता है, उसी साइज उसी स्टैंडर्ड का हमें बॉल बेयरिंग चाहिएगा तो हम जाकर उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉल बेयरिंग आर ऑल्सो नोन एज रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग और एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रोलिंग एलिमेंट बियरिंग या एंटी फ्रिक्शन बियरिंग भी कहते हैं। क्योंकि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रिक्शन को खत्म करता है। रोलिंग एलिमेंट बियरिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रोलिंग करता है, ठीक है नहीं। रोलिंग शेप है इसकी जो है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये आपको दिख रहा होगा बॉल बियरिंग। जो आपको ये गोली से इस तरह की नज़र आ रही है, ये आपकी बियरिंग होती है। ये क्या होती है जी? ये है जी आपकी बियरिंग। आपने देखा होगा शाफ्ट, जब इसके अंदर शाफ्ट रोटेट करती है तो क्या होता है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो रोटेट करेगा इस बॉल की वजह से, ठीक है ना। ये वाला पार्ट रोटेट करेगा और ये वाला जो पार्ट है और बाहर का आपका जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा फिक्स रहेगा। ये पूरा का पूरा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये जो बॉल बेयरिंग है ये इनर और आउटर रेसिस में फंसी रहती है। आपने देखी भी होगी साइकिल में, मोटरसाइकिल में, देखिए यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि बॉल बेयरिंग का यूज होता है, ठीक है ना। तो जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है सब जगह, या जितने भी कंपोनेंट मशीनरी बनती है सब जगह आप बियरिंग का यूज करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, देखिए एडवांटेज ऑफ बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग का क्या एडवांटेज है? सबसे पहला एडवांटेज है गुड वियर रेजिस्टेंस। गुड वियर रेजिस्टेंस यानी इसकी जो वियर करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, इसमें टूट फूट बहुत कम रहती है। डू नॉट नीड मच लुब्रिकेशन, ज़्यादा लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती इसे। प्रोवाइड लो फ्रिक्शन 10 लिटिल एनर्जी लॉस। लो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसके अंदर एनर्जी लॉस ज़्यादा नहीं होता, थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस इसके अंदर होता है। लॉन्गर सर्विस लाइफ इसकी ज़्यादा रहती है। ईजी टू रिप्लेस करना आसान है। स्मॉल जनरल डायमेंशन जो होती है वो जनरल रहती है। कंपेरेटिवली चीप, सस्ती रहती है। कैन हैंडल थ्रस्ट लोड, और थ्रस्ट लोड को हैंडल कर सकती है। थ्रस्ट लोड अगर कोई अचानक से भी लोड लगेगा तो ये उसे हैंडल कर सकती है। डिसएडवांटेज देखिए, डिसएडवांटेज क्या है? मे ब्रेक ड्यू टू शॉक। अगर कोई झटका लगेगा, ठीक है नहीं, थ्रस्ट लोड को तो ये बियर कर लेगी, लेकिन अगर शॉकिंग लोड लगेगा तो उसे ये बियर नहीं कर सकती, उस केस में ये टूट सकती है, ठीक है नहीं। तो थ्रस्ट लोड अलग होगा, ब्रेकिंग लोड अलग होगा, दोनों ही शॉकिंग लोड अलग होगा और थ्रस्ट लोड अलग होगा, ठीक है ना। कैन बी क्विट लाउड, थोड़ी बहुत आवाज़ भी करेगा चलते हुए। और कैन नॉट हैंडल लार्ज वेट, और लार्ज वेट को ये हैंडल नहीं कर सकता। ये इसके डिसएडवांटेज है, ठीक है नहीं।
दूसरा जो टाइप है रोलर बियरिंग। देखिए जो बॉल बियरिंग के डिसएडवांटेज थे, उन डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए और बॉल बियरिंग को रिप्लेस करने के लिए हमने क्या, दूसरा टाइप क्या है, रोलर बियरिंग है। रोलर बियरिंग क्या करता है, उसके डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, देखिए रोलर बियरिंग आर मैकेनिकली assemblies that consist of cylindrical और tapered rolling element। इसमें जो रोलर बियरिंग का जो साइज होगा, जो शेप होगी, वो साइलेंड्रिकल शेप होगी। कैसी शेप होगी, साइलेंड्रिकल शेप होगी, इस तरह की देखिए, या टेपर्ड होगी। साइलेंड्रिकल या इस तरह की टेपर्ड शेप होगी, ठीक है ना। कैसी होगी, टेपर्ड शेप होगी, इस तरह की। यूजली कैप्चर बिटवीन, ये भी वही इनर एंड आउटर रेसिस, आउटर और इनर रेसिस में ये भी फंसी रहेगी, ठीक है ना। दे प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ सपोर्टिंग रोटेटिंग शाफ्ट एंड मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन बिटवीन शाफ्ट एंड स्टेशनरी मशीन मेंबर। दे प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ सपोर्टिंग रोटेटिंग शाफ्ट, ये भी क्या करेंगी, सपोर्ट क्रिएट करेंगी, कहाँ, रोटेटिंग शाफ्ट के और स्टेशनरी मेंबर के बीच में, और जो फ्रिक्शन होगा उसे मिनिमाइज करेंगे। रोलर बियरिंग आर यूज प्राइमरीली इन मशीनरी विद रोटेटिंग शाफ्ट दैट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ हैवियर लोड देन बॉल बियरिंग प्रोवाइड, ठीक है नहीं। यानी जहां पर हम बॉल बियरिंग का यूज नहीं कर सकते, जहां पर लोड ज़्यादा हैवी रहता है, वहां पर हम कौन सा यूज करेंगे, रोलर बियरिंग यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। बॉल बियरिंग में हमने बताया था कि हम हैवी लोड में से यूज नहीं कर सकते, लेकिन रोलर बियरिंग को हम हैवी लोड में आराम से यूज कर सकते हैं। टेपर्ड रोलर बियरिंग आर ऑफन यूज टू एकोमोडेट हाइयर थ्रस्ट लोड इन एडिशन टू द रेलर लोड। टेपर्ड क्योंकि उसकी जो आपकी शेप है वो टेपर्ड है या सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसलिए हम उसमें हाइयर थ्रस्ट लोड और हाइयर रेडियल लोड को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होगी, जो शेप है इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप इसकी रहेगी। ये आपको आउटर पोर्शन दिख रहा है, इनर पोर्शन भी इसका ऐसा ही है, तो ये सिलेंड्रिकल शेप रहती है। और बड़ी बड़ी जो आपकी मशीनरी होती है, देखिए यहाँ पर सब जगह आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है ये आपकी कौन सी बेयरिंग है, ये सब आपकी रोलर बेयरिंग है। कौन सी, रोलर बेयरिंग है। तो रोलर बेयरिंग का हम अच्छा खासा यूज करते हैं मशीनरी में हैवी लोड के लिए। देखिए टाइप्स रेंज फ्रॉम सिलेंड्रिकल टू स्पेरिकल रोलर। रोलर बेयरिंग आर स्टैंडर्डाइज लाइक बॉल बेयरिंग। जैसे बॉल बेयरिंग का स्टैंडर्ड रहता है, उसका साइज रहता है, ऐसे ही यहाँ पर आपको रोलर बेयरिंग का भी साइज और स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आते हैं, देखिए एडवांटेज ऑफ रोलर बेयरिंग के एडवांटेज क्या है। ईजी मेंटेनेंस इसका ईजी रहता है। लो फ्रिक्शन बहुत कम रहेगा। कैन नॉट टेक हाई रेडियल लोड, हाई रेडियल लोड को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कैन टेक हाई रेडियल लोड को भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। टेपर्ड रोलर बियरिंग कैन विदस्टैंड हाई एक्सियल लोड। जो टेपर्ड रोलर बियरिंग होगी, जिनका जो शेप रहेगी वो टेपर्ड रहेगी, वो हाई एक्सियल लोड को भी एब्जॉर्ब कर सकती है। ग्रेट एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होगी। यूज्ड टू एडजस्ट एक्सियल डिस्प्लेसमेंट को भी एडजस्ट करेगी। और लो वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन भी इसके अंदर लो होगा, ठीक है ना। एक्सियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, देखिए जैसे आपकी शाफ्ट है, इस शाफ्ट को अगर इस डायरेक्शन में क्या करना हो, हमें थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट करना हो, या हमें जो है इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करना हो, तो आप आसानी से उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। देखिए डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है क्विट एक्सपेंसिव, थोड़ी महंगी होगी। अगर रोलर बेयरिंग, अगर बॉल बेयरिंग के कंपेयर में देखोगे तो थोड़ी महंगी रहेगी, और नॉइसी, और थोड़ी बहुत ही आवाज़ भी करेगी। ये इसके दो आपके डिसएडवांटेज रहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे गियर, और आपको पढ़ाएंगे हम गियर के बाद बेल्ट ड्राइव, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट डालें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।